तो हम लेक्चर 1 में हैं। लेक्चर 1 में हमने इंट्रोडक्शन को देखा, लेक्चर 2 में भी हमने इंट्रोडक्शन को देखा, लेक्चर 3 में हम पहुंच गए हैं। ठीक है, दिस इज द इंट्रोडक्शन अगेन। आइए, मैंने आपको क्या बताया कि जीएसटी क्या है। जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सक्लूडिंग एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर, क्योंकि अल्कोहलिक लिकर के ऊपर स्टेट एक्साइज और वैट लगता है। गुड्स का मतलब ऑल मूवेबल आर्टिकल एक्सेप्ट मनी एंड सिक्योरिटीज। सर्विस का मतलब एनीथिंग अदर देन गुड्स एक्सेप्ट मनी एंड सिक्योरिटीज। बोला ओके सर। फिर मैं कहा, जैसे बच्चों में आया अल्कोहलिक लिकर में कभी नहीं, पर उसी जगह मैंने कहा कि देखो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसके ऊपर अभी तो नहीं पर कभी लग सकता है। क्या क्या है? पेट्रोल है, हाई स्पीड डीजल है, नेचुरल गैस है, क्रूड है, एटीएफ है, एविएशन टरबाइन फ्यूल। अब है, आज मैंने कल कहा था ना, कौन आया कौन नहीं आया, कब आया नहीं आया, क्यों नहीं आया, ये मेरा हेडेक नहीं है। जिसका जिसको पढ़ना है वो उसका हेडेक है। ठीक है ना, मैं दिमाग नहीं लगाता हूं, आओ पढ़ो और जाओ। ठीक है। और अब मैं आप लोगों के बीच में भी नहीं कहीं पे भी कि आप लोग के संग डिस्कशन भी नहीं करता हूँ। आप लोग अपना ग्रुप में एंजॉय करिए। आइए, सेक्शन 1 क्या था? सेक्शन 1 से स्टार्ट करो। सेक्शन 1 नेम एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी। सेक्शन 2 सेक्शन 2 इज अ डेफिनेशन। 3 4 5 6 इज एडमिनिस्ट्रेशन। Section 7 is a supply, 8 is a composite and mixed supply, Section 9 is a chargeability, Section 10 is your composition scheme, Section 11 is exemption, 12 and 13 is a time of supply, 14 is a change in the rate, Section 15 is a transaction value, वो वैल्यू जिसके ऊपर मैं जीएसटी दूंगा। 16, 17, 18 से लेके 21 तक इनपुट टैक्स क्रेडिट। Section 22 is liable for registration, Section 23 is not liable for registration, Section 24 compulsory registration, Section 25 is procedure of registration, Section 26 is deemed registration, Section 27 NRTP and CTP का special provision, Section 28 is the amendment, Section 29 is a cancellation, Section 30 is a revocation, Section 31 is a tax invoice and bill of supply, Section 32 only registered person can collect the GST, Section 33 once you pay the GST you have to indicate the amount of GST in every document and challan, Section 34 debit note, credit note, Section 35, 36 books of accounts and GST audit, 37 is a GSTR 1, 38 is a GSTR 2, 39 is a GSTR 3B, Section 40 is a पहला return, first return, 41, 42, 43 matching है, matching of ITC, Section 44 annual return GSTR 9, 9A, 9B, 9C, Section 45 final return GSTR 11, GSTR 10, 46 चिरकुट को नोटिस जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया, 47 फाइन, 48 goods and service tax practitioner, 49 is a payment of GST and 50 is the interest. ठीक है, हो गया। ये है आपका कहानी। मैंने स्टार्ट किया सप्लाई। मैंने कहा देखो भाई, अगर मैं कहता हूं जीएसटी की आत्मा जो अगर है, आत्मा जो है वो है आईटीसी, तो उसकी बॉडी क्या है? उसकी बॉडी है आपकी सप्लाई। बॉडी इज अ सप्लाई, आत्मा इज अ आईटीसी। जब मैं आत्मा की बात करता हूं, सप्लाई की बात करता हूं, बी प्लस सी, कोई भी चीज, कोई भी किसी भी चीज को सप्लाई कहेंगे तो उसके लिए दो करण अर्जुन की जरूरत है, बी प्लस सी। बी का मतलब फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, जो भी कर रहा हूं वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, या फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इन बिजनेस को बढ़ाने के लिए, प्लस कंसिडरेशन मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी दोनों। उसमें मैंने सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज एसटीडी बेल आ रही है, दोनों चीजें होनी चाहिए बी प्लस सी। सेक्शन 7(2) इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ओनली सी, बी है तो बोला मुझे सी दे दो। 7(1) सी है तो बोला मुझे बी दे दो। आरबीआई पी है, 1A आपने कल ही देखा था, 1A में किस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज की कर रहे थे, एंड सेक्शन 7 इज रिगार्डिंग नेगेटिव लिस्ट। अब सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज एसटीडी बिल आ रही है बी प्लस सी। इंपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए मैंने कहा अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हो, अगर कंसिडरेशन है टॉपिक को वहीं खत्म करो, 7(1) में डालो। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो चेक करो रिलेटिव या नॉन रिलेटिव, अगर नॉन रिलेटिव है तो खत्म कर दो, अगर रिलेटिव है तो आगे देखो बिजनेस और नॉन बिजनेस, अगर बिजनेस है तो 7(1) में डाल दो, नहीं तो आगे बढ़ो। ठीक है सर। और
7(1)(c) में वो या रिलेटिव, ठीक है। परमानेंट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, अगर आपके पास कोई बिजनेस एसेट है, अगर आप कंसिडरेशन दे के डिस्पोज कर रहे हो तो 7(1)(a) में डाल दो, और अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो चेक करो कि जो एसेट को आप डिस्पोज कर रहे हो परचेज करते हुए क्या आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था, बोला लिया था, तो उसे सप्लाई मान लिया जाएगा। कंसिडरेशन नहीं है, इससे सारे डीम्ड सप्लाई है। प्रिंसिपल जब एजेंट को करे, एजेंट जब फर्दर सप्लाई करे और एजेंट अपना इनवॉइस रेज करे तो प्रिंसिपल टू एजेंट को सप्लाई माना जाएगा। क्लासिफिकेशन में हम थे, नेगेटिव लिस्ट में थे। मैं आज ट्राई करूंगा कि मैं नेगेटिव लिस्ट खत्म कराऊं, एज वेल एज मैं सेक्शन 8 को भी खत्म कराऊं। मैं उम्मीद करता हूं अलीना कुछ सेक्शन तो अभी आपको याद हो ही गए होंगे। डिस्टिंक्ट पर्सन, रिलेटिव, ये सब डेफिनेशन याद हो गई होगी। तो क्लासिफिकेशन में ट्रांसफर था, लैंड बिल्डिंग था, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस, चाकू वाला धार करा लो, एंड ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, अगर ट्रांसफर डिस्पोज ऑफ बिजनेस एसेट है, गुड्स, अगर प्राइवेट यूज के लिए किसी को आप दे रहे हो तो सर्विसेज, अगर आप बिजनेस को बंद कर रहे हो या अपने तो आप कैंसिलेशन या डिसकंटिन्यूएशन तो उसे गुड्स, पर उसके दो एक्सेप्शन है। गोइंग कंसर्न में ट्रांसफर का तो डिपार्टमेंट कहता है धंधा तो चल ही रहा है ना, या आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैरी करता है तो धंधा तो चल ही रहा है ना। जब धंधा चल रहा है तो फिर इस बंद को हम सप्लाई नहीं मानेंगे, सिंपल सा बात, धंधा तो चल ही रहा है ना, तो जो बंद हुआ है उसको फिर सप्लाई नहीं मानेंगे। आप से इंट्रोडक्शन सोच रहे हो, वो इंट्रोडक्शन तो है, नो डाउट वो इंट्रोडक्शन है, पर वो इंट्रोडक्शन का बाप है। मतलब आपके मटेरियल के 100 पन्ने खत्म करना है मुझे, और 100 पन्ने सप्लाई को लेके जितने भी एम्बिग्यूटीज है, मैं नहीं चाहता कि आप 100 पन्ने पढ़े उसके लिए। आप जब उसको लेके 100 पन्ने पढ़े तो आपका दिमाग केवल प्रैक्टिकल की तरफ रहे, आपको थ्योरी में कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, ठीक। उसके बाद आगे जाके मैं, आज की क्लास के बाद आगे जाके मैं कुछ कुछ टॉपिक को कवर करूंगा, जैसे रजिस्ट्रेशन के टॉपिक को कवर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर एक लाइन में रजिस्ट्रेशन वर्ड आएगा, तो आप सोचेंगे कब होता है, क्यों होता है, उसका इंट्रोडक्शन। जीएसटीआर की पूरी सीरीज सजा के दूंगा। हाँ, अगर प्रॉपर्टी डीलर है, ठीक है ना, अगर मैं प्रॉपर्टी डीलर और उसे कमीशन मिलता है, ब्रोकरेज कमीशन है बेटा, उसको ब्रोकरेज कमीशन मिलता है, तो वो उसके उसके कमीशन के ऊपर जीएसटी लगेगा। सप्लाई ऑफ सर्विस हो गई ना बेटा, लगेगा। अब देखो, ये सप्लाई ऑफ गुड्स की बात कर रहे थे, अब ये सप्लाई ऑफ सर्विस की बात कर रहे हैं। आपका इंट्रोडक्शन अगर स्ट्रांग है तो जीएसटी हाथ में है। फिर से बार बार बोल रहा हूं, अगर आपका इंट्रोडक्शन सॉलिड है तो भरोसा करना जीएसटी आपकी मुट्ठी में है, फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप समझ लेना, आप जब अब मुझे पता नहीं कौन क्या कर रहा होगा, थोड़ा बहुत कोई पढ़ाई तो कर ही रहा होगा, कर रहा होगा, आई एम नॉट श्योर, कर रहा होगा तो ठीक, नहीं भी कर रहा होगा तो ठीक। भविष्य आपका है दोस्त, आपको पढ़ना है। देखो, इसको हम बोलेंगे, ये सप्लाई ऑफ सर्विस, ये 5 है, पारा नंबर 5। पारा 1 ट्रांसफर, पारा 2 लैंड एंड बिल्डिंग, पारा 3 आपका जॉब वर्क, पारा 4 ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, पारा नंबर 5 सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक। उसका पार्ट ए है ये पार्ट बी है और ये पार्ट सी। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल, आप रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई फायदा है क्या उसमें? 10 जन आते हैं, मैं अपना टाइम क्यों खोटा करूं? तुम जो बात बोल रहे हो सुरजीत भाई, उसमें 10-12 जन आते हैं। अगर आपको ही समय नहीं है फिर मैं अपने समय को क्यों वेस्ट करूं? सोच के देखो ना, कोई भी काम करने में मजा कब आता है? तो आपको कोई भी काम करने में मजा तब आता है जब लोगों का पार्टिसिपेशन होता है। अगर आपका पार्टिसिपेशन नहीं है तो फिर मतलब नहीं बनता है ना दोस्त। इसलिए
दिमाग नहीं लगाता हूं। चलिए अब मुझे बताओ, आपने प्रॉपर्टी को रेंट पे लगाया, ये क्या है? रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी क्या है सर? सर्विस है। प्रॉपर्टी को रेंट पे लगाना मतलब तो सर्विसेज है ना। हाँ? और अगर सर्विस है तो याद है ना, एसटीडी बिल आ रही में रेंटिंग वर्ड आता है। चलिए पॉइंट नंबर बी, इसको स्टार मार्क्स करो। 1 2 3 4 5। कौन ग्रुप है उसमें, कौन है देखें। चलिए प्रेरणा, सुफियान, सब सो रहे हैं। ठीक है भाई, सो जाओ। ठीक है, सर्विस है, ध्यान से देखना। पॉइंट को नहीं, कुछ नहीं छूटा। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बाकी दुनिया शुरू के 6 लेक्चर में बैकग्राउंड बताती है। ठीक है, शुरू का जो 6 लेक्चर होता है उसमें बैकग्राउंड ऑफ जीएसटी बताया जाता है। मैं आपको पूरे 6 लेक्चर में मैं आपको पूरा जीएसटी बता दूंगा। ठीक, उसके बाद पढ़ाई चालू करेंगे। देखो, उम्मीद करता हूँ वॉल्यूम 2 बहुत लोगों को मिल ही रहा होगा। देखो, क्या हुआ नारायण? तो नारायण तुम आराम कर बेटा। कोई जरूरी नहीं है कि आपकी तबीयत खराब है, हेडेक हो रहा है तो तुम क्लास में बैठोगे, आपको अच्छा भी नहीं लगेगा और समझ में नहीं आएगा। आप कल देख लेना। आई यू जस्ट टेक रेस्ट, प्रॉपर टेक वन प्रॉपर, पूरा एक दिन अच्छे से रेस्ट करो। उसके बाद क्लास अपलोड होगी, आराम से देख ले, कोई हड़बड़ी नहीं। ठीक है ना बेटा, अभी 2 दिन है इसके बाद। टेक केयर अपना, अच्छे से टेक केयर करो। देखो इधर मैंने 2 एरो किया है, एक है रेड, एक है रेड और एक है ग्रीन। क्या है दोनों का मतलब? देखो, ये जितने भी रेड वाले पॉइंट है ना, जब आपको पता है जब एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होती है तो पहले से प्रोजेक्ट में क्या होता है, लोग पैसा लगाना चालू कर देते हैं। अब पहले से ही क्या करते हो, पैसा लगाते हो। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी यही चाहती है ना कि मैं बिल्डिंग की ओपनिंग करूं तो मेरे सारे के सारे फ्लैट पहले ही बुक हो जाए। कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी का तो यही मोटिव होता है, मेरे सारे फ्लैट पहले से ही बुक हो जाए। बोला यस सर। तो कंसिडरेशन रिसीव्ड इन पार्ट और in full, consideration received in part or in full, consideration received in part or in full before completion सर्टिफिकेट, यानी कि सरकार का म्यूनिसिपैलिटी का सर्टिफिकेट के पहले ही लोगों ने बुक करना चालू कर दिया और कंसिडरेशन देना चालू कर दिया पूरा थोड़ा। दिस इज सर्विसेज। मैंने एक क्रॉस भी किया ग्रीन में, इसका मतलब, इसका मतलब है consideration received after
completion certificate. नेगेटिव लिस्ट। कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट का मतलब म्युनिसिपैलिटी आपको सर्टिफिकेट देती है कि आपकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, रहने के लायक हो गई है। क्या हो गई है? रहने के लायक हो गई है। बस उसी को कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट बोलते हैं, कंप्लीशन सर्टिफिकेट। कि अब आप अपनी बिल्डिंग में, मैंने हाउस प्रॉपर्टी में भी ये पॉइंट लिखाया था, ठीक है ना, हाउस प्रॉपर्टी में भी बताया था कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन का मतलब म्युनिसिपैलिटी का सर्टिफिकेट। गॉट इट टेली ना? देख रहे हो? अगर कंस्ट्रक्शन के खत्म होने के पहले पैसा कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिलता है तो उसे उन्होंने नाम क्या दिया? डिपार्टमेंट ने बोला वो सर्विसेज है, क्योंकि आप सर्विस को ही तो बेच रहे हो ना। कंस्ट्रक्शन खत्म नहीं हुआ है, फिर भी अलीना ने घर बुक कर लिया, यानी कि कंस्ट्रक्शन कंपनी अपनी सर्विस को बेच रही है। और अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, अब फ्लैट बेच रही है, दोनों में अंतर खुद भी समझो ना। अब वो फ्लैट बेच रही है, नेगेटिव लिस्ट। छोटी छोटी बातें। अब क्लियर है बेटा? ट्रांसफर ऑफ आईपीआर। आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, सुना ही होगा अकाउंट्स में, जैसे पेटेंट एंड कॉपीराइट, नो हाउ। आईपीआर सुना है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो देखो, ज्ञान प्रकाश, आपने परमानेंट ट्रांसफर कर दिया या फिर आपने टेम्पोररी ट्रांसफर किया, मेरे ख्याल से आप खुद लिख लोगे, मैं उम्मीद करता हूं आप खुद लिख लोगे। परमानेंट किया तो गुड्स, टेम्पोररी किया तो सर्विसेज। तो खुद ही कर सकते हो, टेंशन की बात ही नहीं है। खुद ही सोच के देखोगे तो हो जाएगा। क्या कार्तिक, सब ठीक? सॉरी, मैं क्यों पूछ रहा हूं? ए बी सी डी ई एफ, सुपर इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट। नहीं, मैंने तो पहले कहा ना, अब ये सब चीजें वो राइट खो चुके हो तुम लोग, या मैं खो चुका हूं। मैं एक ही चीज समझ गया हूं, भैया जी आओ और क्लास को पढ़ाओ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू एनीथिंग एल्स। सही बोल रहा हूं? अरे किसी ने कुछ नहीं किया जो किया मैंने किया रे, किसी ने कुछ नहीं किया जो किया मैंने किया रे, मैंने किया मैंने किया मैंने किया रे। मैं क्या लूज कर रहा हूं?
मैं किसी से सजेशन नहीं चाहिए मुझे। आई डोंट नीड एनी टाइप ऑफ सजेशंस। या आई डोंट नीड एनी टाइप ऑफ ज्ञानबाजी एंड सजेशंस फ्रॉम एनीवेयर, बिकॉज मैं सजेशन ले लेके मैं बोर हो गया हूँ। समझे? मैं सुपर बोर हो गया हूँ तो। और 2-4 दिन की बात है, सब एडजस्ट हो जाएंगे बेटा, डोंट वरी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल सा। मैंने अभय को कहा कि अभय, तुम क्लास के बाद ये काम मत करना। अभय ने कहा ठीक है सर, मैं नहीं करूंगा। मुझे क्या फायदा होगा? या फिर मैंने बुरहानी को कहा कि देखो बुरहानी भाई, आप ना जीएसटी की क्लास के बाद मेरी क्लास के सामने कोई सेंटर मत खोल देना अपना जीएसटी का, मेरे पेट पे लात पड़ जाएगी। उसने कहा ठीक है सर। तो इस छोटी छोटी चीजें आपको लाइफ में पता नहीं चलती है, और इस चीजों के लिए बुरानी मुझे बोलेगा, मेरा फायदा क्या? मैंने अच्छा, तो मैं हर महीने तुमको 10,000 रुपया दे दूंगा। अग्री टू ऑब्लिगेशन, अग्री टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन, रिफ्रेन, यो ना करना, मेरी नौकरी छोड़ने का कहीं जमा ना होना। चलिए, अग्री टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। तुम ये काम मत करना। जैसे इन्फोसिस ने एक आईटी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर को निकाल दिया, निकालने के बाद कंपनसेशन दिया, कंपनसेशन देने के बाद का तुम किसी भी कंपटीटर को 2 साल ज्वाइन मत करना, अपना धंधा मत करना। वो भी सप्लाई है, देख रहे हो, वो भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज के फॉल करेगा। उसने अग्री कर लिया, मैंने उसको कंपनसेशन दिया 1 करोड़ रुपया का, और मैंने कहा तू ज्वाइन मत करना कहीं, रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, ये काम तू ना करना। उसने बोला ठीक है, नहीं करूंगा। टू टॉलरेट एन एक्ट, जैसे आपने बैंक से हाउसिंग लोन लिया, और हाउसिंग लोन 10 साल के लिए लिया, 3 साल के बाद ही आपने कहा मेरा हाउसिंग लोन वापस करना है, मुझे नहीं चाहिए, तो बैंक तुमको टॉलरेट कर रही है ना। बैंक तुमको टॉलरेट कर, टू टॉलरेट एन एक्ट, टू टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन, टू टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन। ठीक है भैया। टू डू एन एक्ट, टू डू एन एक्ट, इस काम को आपको करना है। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब सर्विसेज के एग्जाम्पल है। बहुत बड़ा पॉइंट है, डिटेल्स में इसको पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा इसको, पर एकदम सिंपल सा समझो। रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, ये काम तू ना करना। तुमने जो किया उसको मैं टॉलरेट कर रहा हूं, तो बैंक वाले क्या करते हैं, आपसे चार्जेस ले लेते हैं कि तुम प्री क्लोजर कर रहे हो, हमको चार्जेस दो, हमको कंपनसेट करो। और डू एन एक्ट, ये तुम करो, मैं इसके लिए तुमको ये दूंगा। दिस ऑल आर द फॉर्म पार्ट ऑफ व्हाट, दिस ऑल आर द फॉर्म पार्ट ऑफ दिस सर्विसेज। बोलो। मैंने पूछा, मैंने सुरजीत भाई से पूछा तो क्या करता है? सुरजीत भाई बोला मैं डेवलपमेंट करता हूं। मैंने कहा वाह गुरु, तो डेवलपमेंट करता? बोला हाँ सर। मैं डिजाइन भी करता हूं, मुझे ये 2 वर्ष से लगा, ये मकान उकान का काम करता है, मकान को डेवलप करता है, मकान को डिजाइन करता है। फिर से कहा प्रोग्रामिंग भी करता हूं। जैसे उसने प्रोग्रामिंग बोला, मैंने कहा मकान बनाने में कौन सा प्रोग्रामिंग की जरूरत होती है, पगला गया। कस्टमाइजेशन भी करता हूं। ओके, कस्टमाइजेशन
कस्टमाइजेशन भी करता हूं। मैं बोला ये तो और कुछ कर रहा है भैया, मकान का काम नहीं कर रहा, प्रोग्राम कस्टम ये सब वर्ड तो अलग ही है। एडेप्टेशन का काम करता हूं। अरे अडॉप्ट करते हो क्या बच्चों को? नहीं सर जी, एडेप्टेशन है। अच्छा सॉरी। अपग्रेडेशन का काम करता हूं, अपग्रेड भी कर देता हूं। ठीक है। एक्सट्रैक्टर क्या चीज से रिलेटेड है सर? सर आपकी कंपनी में जो आईटी सॉफ्टवेयर है उसकी बात कर रहा हूं मैं। ओ हो, तुम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हो, डिजाइन करते हो, प्रोग्रामिंग करते हो, कस्टमाइजेशन करते हो, एडेप्टेशन करते हो, अपग्रेडेशन करते हो। बोला यस सर। तो तुम कर रहे हो सर्विसेज। आहा। तुम कर रहे हो सर्विसेज। लास्ट, ट्रांसफर ऑफ राइट। मैंने राइट दिया, ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स। ट्रांसफर राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पस। ये तो पढ़ते के साथ साथ ही खत्म हो गया। बोला कैसे? बेटा ये सिंपल सा ट्रांसफर और राइट है, और ट्रांसफर राइट जहां होता है वो क्या होती है? सर्विसेज ही होगा। ये सर्विसेज के सारे एग्जाम्पल थे, ठीक से देख लो, एकदम मस्त है। मैं आपको बता देता हूँ, ये अपनी मटेरियल में 5-6 पन्ने में दिया हुआ है। आपका मटेरियल में ये जगह दी रहेगी, एक मटेरियल का एक पन्ना में इसको ड्रॉ कर लेना और इसी को पढ़ना है। हम वो पढ़ेंगे, वो भी हम पढ़ेंगे, अंडरलाइन मार्किंग सब कुछ करेंगे उसमें। बहुत हर एक एग्जाम्पल पे हर एक जगह एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल को हम देखेंगे, पर घूम फिर के पढ़ना यही है। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं 7-1 के क्लासिफिकेशन ही तो कर रहे हैं ना। ये गुड से सही, ये पूरा का पूरा पारा नंबर 5 को तुम देखो, पारा 5 इसका पारा 5 7-1। 7-1 क्या है? शेड्यूल नंबर 2। ध्यान से आपने देखा। आप क्या कर रहे हो? क्लासिफिकेशन कर रहे हो। क्लासिफिकेशन जो आप करिए कौन सा शेड्यूल है? शेड्यूल नंबर 2। 7 सबसेक्शन 1 है, शेड्यूल 2 पारा 1 पारा 2 पारा 3 पारा 4 पारा 5 तो पूरा सर्विसेज को लेके है। बोलो क्लियर है? अब पारा 5 है तो इसका पारा 6 भी होगा। यस, ध्यान से सुनना। एक है कंस्ट्रक्शन, और एक है रेस्टोरेंट। एक है कंस्ट्रक्शन और एक है रेस्टोरेंट। समझ गए? एक है कंस्ट्रक्शन, एक रेस्टोरेंट। तुम एक चीज को सोचना, सोचो इसका नाम मैंने कंपोजिट क्यों रखा है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? आप एक बार ध्यान से सोचो। कंस्ट्रक्शन एंड रेस्टोरेंट की जब मैं बात कर रहा हूं, कंस्ट्रक्शन रेस्टोरेंट में जब आप जाते हो, रेस्टोरेंट जो सर्विस देते हैं, आज उसमें खाना भी तो दे रहा है ना। आज वो अपने वेटर को भी लगा के रखा है और वो उसमें खाना भी दे रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं जब कंपोजिट की बात करता हूं तो गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों यूज रहा, तभी तो कंपोजिट वर्ड आया ना। आज कंस्ट्रक्शन में ब्रिक्स भी यूज होगी, सैंड भी यूज होगी, सीमेंट भी यूज होगा, टीएमटी बार भी लगेगा। बोला लगेगा सर, ठीक है ना। एंगल भी लगेंगे, चैनल्स भी लगेंगे, टाइल्स भी लगेगी, मार्बल्स भी लगेगा, इंजीनियर भी लगेंगे, आर्किटेक्ट भी लगेगा, लेबर भी लगेंगे। ए परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ गुड्स प्लस सर्विस, और रेस्टोरेंट भी गुड्स एंड सर्विस। तो अब मुद्दा ये आया कि इसमें गुड्स भी और सर्विस है, तो कोई एक चीज तो देना पड़ेगा, दोनों तो नहीं बोलते, गुड्स भी है सर्विस भी है कंस्ट्रक्शन। तो एक चीज तो उसको अपने को देना पड़ेगा ना। बोला हाँ सर। तो कंस्ट्रक्शन में गुड्स प्लस सर्विस होने के बावजूद भी इसको क्या माना गया है? सर्विसेज। रेस्टोरेंट में गुड्स एंड सर्विस होने के बावजूद भी इसको क्या माना गया है?
सर्विसेज। क्लियर, एकदम सिंपल। तो दिस आर पारा नंबर 6 का, ये पारा नंबर 6 को हम लोग ये बोलते हैं, इसको बेसिकली वर्क कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्क कॉन्ट्रैक्ट। वर्क कॉन्ट्रैक्ट भी इसको नाम दे। कंस्ट्रक्शन यानी कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं। रेस्टोरेंट इट्स अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ मिक्सिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बट इट इज ट्रीटेड एज सर्विसेज। ध्यान रहेगा। ध्यान रहेगा। बोलो, कोई डाउट है? पारा 7 भी उन्होंने किया है, कोई सेंस नहीं था पारा 7 का। पारा 7 भी है, देखो ये एक अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन या फिर बॉडी ऑफ पर्सन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, जैसे जो लोग दिल्ली साइड में रहते हैं उनको पता होगा, कॉलोनी बनी होती है जिसे हम लोग कहते हैं रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन दिल्ली में देखा करो, बोर्ड लगा होता RWA, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। ठीक है ना? तो इसके मेंबर होते हैं, सही बात है, मेंबर तो होंगे। ये क्या कर रहे हैं? सप्लाई ऑफ गुड्स। अजीब सा है ये, सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है सर, किसको सप्लाई कर रहे हैं दादा? मेंबर्स को। सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? मेंबर्स को। ठीक है, मेंबर्स को कर रहे हैं। ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं, कैश में पैसा ले रहे हैं या डिफर्ड पेमेंट में। ठीक, कैश में भी ले रहे हैं या डिफर्ड पेमेंट में ले रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। पैसा तो ले रहे हैं ना, सप्लाई करेंगे तो पैसा तो लेंगे। ठीक है ना? और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन में कर रहे हैं। ये मेंबर हो गए। ठीक, तो इसे क्या कहेंगे? सर इसे कहना क्या है? ये गुड्स की डेफिनेशन में ही तो फॉल करेगा, क्योंकि यहीं पे तो लिख दिया है सप्लाई ऑफ गुड्स, तो ये गुड्स ही है ना। हाँ, गुड्स। और अगर सप्लाई ऑफ सर्विस होता तो? अब बताओ, ये अगर सप्लाई ऑफ सर्विस होता तो सर्विस बोलते, सप्लाई ऑफ गुड्स है तो गुड्स बोल दिए। वहीं पे अगर सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस बोलता तो सर्विस बोल देते। इसमें क्या पढ़ना है? टाइम पास करने के लिए बनाते हो तुम ये सब चीजें, बच्चों को बरगलाते हो, टाइम पास करवाते हो। ये तो ठीक नहीं है भाई, एकदम ठीक नहीं है। बोलो। बहुत ही अजीब सा भाई योगेंद्र भाई। नेक्स्ट, ये हो गया क्या? पारा 5, पारा 6। ये कौन सा सेक्शन था? ये क्लासिफिकेशन था। क्लासिफिकेशन 7(1)A, क्लासिफिकेशन शेड्यूल नंबर 2। तो 7(1)A एसटीडी बिल आ रही है, 7(1)B इंपोर्ट ऑफ सर्विस, 7(1)C आरबीआई पीए, 7(1)A क्लासिफिकेशन, 7(2) नेगेटिव लिस्ट। फाइनली तुम लोग नेगेटिव लिस्ट में
पहुंच गए अलीना, पहुंच गए अलीना, पहुंच गए। सॉरी, नाम से ही पता चल रहा है नेगेटिव लिस्ट, यानी कि यहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा। जब नाम से ही पता चल रहा है नेगेटिव लिस्ट, तो इसका मतलब यहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस दिखेगा, आंखों से दिखेगा। अरे सर ये तो सप्लाई ऑफ गुड्स है। हाँ बेटा है। सर ये तो सप्लाई ऑफ सर्विस है। बोला हाँ एकदम है पर नेगेटिव लिस्ट में। अच्छा, माने गुड्स और सर्विसेज भी दिखेगा पर नेगेटिव लिस्ट में ले जाएंगे। मैं करूं तो क्या करूं? मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं। चल, इसको कैसे पढ़ाऊं? इसको भी ऐसे ही करता हूं, जैसे चार्ट बना वैसे ही चार्ट बनूंगा इसका भी। एक, दो, तीन। सर्विसेस बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। अब दिमाग में डाल लो, एम्प्लॉय जब एम्प्लॉयर को सर्विस देता है, आंखों देखा हाल है, ये सर्विस है पर नेगेटिव लिस्ट में, यानी कि जिसके, ठीक है। आपकी नजरों में नेगेटिव कुछ नहीं, मेरी नजरों में कोई नेगेटिव नहीं हुआ। मेरी नजरों में तुम नेगेटिव नहीं हो, मेरी नजरों में मैं नेगेटिव हूं। तो गलत मैं हूं, क्योंकि आई ऑलवेज एक्सपेक्टेड मोर, मोर एंड मोर। दिल मांगे मोर वाली सिचुएशन है मेरी। मैं करता कुछ नहीं हूं, मांगता सबसे सब कुछ हूं। तो वहीं पे मैंने स्टॉप कर दिया। बस यही बात है, बात है क्या नेगेटिव। नहीं नहीं, मेरे को कोई कुछ बोलता नहीं है, पर मैं क्या होता है ना, सब बातों को छोड़ दो ना बेटा। एक 1.5 महीना का क्लास है, पढ़ो और जाओ बेटा। अब इन सब चीजों पे डिस्कशन करना ठीक नहीं है ना, है? चल, 1.5 महीना में खत्म हो जाएगा सब कुछ, याद वाद करा के भेज दूंगा। रामबान चालू होगा रिवीजन के समय, 20 या 21 तारीख को रामबान है। आपका मन हो तो ज्वाइन कर लेना, मन नहीं हो तो मत ज्वाइन करना। एवरीथिंग डिपेंडेंट ऑन यू, ओनली यू। कोई प्रेशर टैक्टिस नहीं चलेगी। देखिए, डाइवर्सिफाई मत करो, चलो नेगेटिव इस पे कंसंट्रेट करो। सर्विस बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। आहा हा हा, आंखों से दिख रहा है कि एम्प्लॉय सर्विस दे रहा है योगेंद्र भाई, बट नेगेटिव लिस्ट। सर्विसेज बाय कोर्ट और ट्राइब्यूनल। आपको पता है ना, आप कोर्ट और ट्राइब्यूनल के चक्कर लगाते हो, फीस पेमेंट करते हो, फीस पेमेंट करते हो ना। कोर्ट और ट्राइब्यूनल अपनी सर्विसेज के लिए जो आपको देता है कोर्ट या ट्राइब्यूनल, तो उस सर्विसेज के लिए फीस लेता है ना। हर एक अपील की भी फीस होती है। कोर्ट आपसे बिना फीस के नहीं अपील सुनता है। तो जो कोर्ट और ट्राइब्यूनल जो सर्विस आपको दे रहा है, मैं कोर्ट के पास गया, कोर्ट ने कहा तुम फीस जमा करो और अपील करो। तो मैं जब कोर्ट या ट्राइब्यूनल को फीस देता हूं, तो यानी कंसिडरेशन तो दे रहा हूं, और कोर्ट और ट्राइब्यूनल मुझे सर्विस दे रहे, पर ये नेगेटिव लिस्ट में। अच्छा, हाँ बेटा, नेगेटिव लिस्ट में। तीसरा, तीसरा, अलविदा। अलविदा का मतलब, एसएससी की डेथ होने के बाद, एसएससी की डेथ होने के बाद उसका क्रिमेशन होता है, या तो उसको दफनाया जाता है, या उसको
शमशान लिया कि जाया जाता है, जो भी किया जाता है, ये सारी एक्टिविटी जो होती है ये जीएसटी फ्री है। मरने के बाद की जितनी भी एक्टिविटी है, स्वर्ग में, एम्बुलेंस में लेके जाया जाता है, जहां पे भी, तो ये सारी सर्विसेज जो मरने के बाद के जो क्रियाक्रम की जो सर्विसेज है, अलविदा, ये सारी की सारी नेगेटिव लिस्ट में है। हो गई बात खत्म। आई नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो आप सर्विस देख रहे हो इसमें 3 पॉइंट है, माने चौथे में 3 पॉइंट है, 1, 2, 3। अच्छा, फंक्शन परफॉर्म्ड बाय एमपी एमएलए, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो जैसे हम लोग स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, तो एमपी और एमएलए जो सर्विस देता है वो नेगेटिव लिस्ट में। फंक्शन परफॉर्म बाय पीएम, सीएम, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, ठीक है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सब तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये सारे के सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इस पे जीएसटी नहीं है। अच्छा, ओहो, मैंने गलत लिख दिया, मुझसे गलती हो गई दोस्त, मुझसे गलती हो गई थोड़ा सा, अरे यार, मुझसे थोड़ा मिस्टेक हो गया, माफ कर देना, सॉरी सॉरी सॉरी। सेकंड पॉइंट में मुझे लिखना था, सेकंड पॉइंट में लिखना था, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। ड्यूटीज, ये तो फंक्शन है, ये ड्यूटीज परफॉर्म्ड, दिमाग काम नहीं किया है, वेरी गुड। ड्यूटीज परफॉर्म बाय पीएम, सीएम, गवर्नर, और क्या लिखा था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर ऑडिटर सीएजी। यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म बाय एमपी एमएलए, मेंबर ऑफ पंचायत, पंचायत सीरियल देखे हो, देखे नहीं सर, अच्छा कोई बात नहीं है, जो पंचायत, जहाँ रूरल एरिया होता है वो पंचायत है, अर्बन एरिया होता है तो म्यूनिसिपैलिटी है। तो ये लोगों के जो मेंबर होते हैं फंक्शन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, अपने इनका काम ही होता है, इनका काम ही होता है कि ये फंक्शन देंगे जनरल पब्लिक को। तो एमपी एमएलए, मेंबर ऑफ पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी जो सर्विस देते हैं वो नेगेटिव लिस्ट में। ड्यूटीज परफॉर्म बाय पीएम, सीएम, गवर्नर, सीजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ये भी नेगेटिव लिस्ट में है। आप ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं बाय एनी पर्सन, ड्यूटी परफॉर्म, मैं हो, सकता हो, एनी पर्सन एज डायरेक्टर और चेयरपर्सन
डायरेक्टर या चेयरपर्सन, जैसे कहाँ पे, यूपीएससी, एसएससी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। तो ये जो सर्विस, नॉट एज एन एम्प्लॉय, डायरेक्टर है, बड़े बड़े लोगों को यहाँ का डायरेक्टर या चेयरपर्सन बना जाता है यूपीएससी एसएससी बोर्ड में, आईएमए में। ये जो सर्विस परफॉर्म करते हैं दोस्त, इसके ऊपर किसी तरीके का कोई जीएसटी नहीं है। नेगेटिव लिस्ट में 4 हो गया, 5वां देख लेते हैं। एक्शनेबल क्लेम। मैं आपको एक बात बता देता हूं इसको पढ़ने के पहले। एक्शनेबल क्लेम, अगर मैं एक बात अभी से बता देता हूं, एक्शनेबल क्लेम जो है ना, इंक्लूडेड इन डेफिनेशन ऑफ गुड्स। गुड्स के डेफिनेशन में इंक्लूड है दोस्तों। एक्शनेबल क्लेम गुड्स की डेफिनेशन में है, और देखो नेगेटिव लिस्ट में एक्शनेबल क्लेम भी है। नेगेटिव लिस्ट में भी एक्शनेबल क्लेम को दिया गया है। तो भैया गुड्स की डेफिनेशन में तुमने इंक्लूड किया और बाद में तुमने तो एक्शनेबल क्लेम को क्या किया, नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया। फिर यहां पे इसको फर्दर एक्सटेंड भी किया, अदर देन, अदर देन। अदर देन में मतलब, अरे लॉटरी, बेटिंग, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग। इसका मतलब इनके ऊपर जीएसटी लगेगा। लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग एक्सेबल क्लेम होने के बावजूद भी इनके ऊपर जीएसटी, यस। अदर देन गैम्बलिंग, बेटिंग एंड रॉलिंग एक्सेबल क्लेम जो हो गया वो जीएसटी में नेगेटिव लिस्ट में। ओके, मैं क्या करूं, कैसे करूं, तुम ही बता दो जरा। विनिंग, विनिंग। ये पॉइंट ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, इसलिए ज्यादा मुझे टेंशन नहीं है। और अभी कब किया, अभी किया, देखो, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में कौन कौन आता है, दो ही चीज तो आती है सर, माता पच्ची करके क्या फायदा है। हाँ, बात तो सही बोला तुमने, इमूवेबल प्रॉपर्टी में दो ही चीज आती है, एक आती है लैंड और दूसरा आता है बिल्डिंग। अगर लैंड विच है प्रॉपर इमूवेबल है, ये नेगेटिव लिस्ट है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, सीधा नेगेटिव लिस्ट में डाल देना। बिल्डिंग में रेफर पारा 5 ऑफ शेड्यूल 2 7(1)(a)। देखो किस हाई लेवल ऑफ लैंग्वेज में तुमको लिखा है मैंने। रेफर पारा 5 ऑफ शेड्यूल नंबर 2 7(1)(a)। अब देखो, ये देखो पारा 5 शेड्यूल 2 का ये बिल्डिंग, बिल्डिंग में क्या लिखा था, अगर बिल्डिंग के केस में कंसिडरेशन रिसीव्ड इन पार्ट एंड फुल बिफोर, क्या वर्ड था, बिफोर, और एक था आफ्टर। बिफोर होगा तो सर्विस, आफ्टर होगा तो नेगेटिव लिस्ट। लिखा था ना, लिखा था ना, अभी तो लिखा है तुमको। वही है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं, मजा आ गया। अब मैं आपको बता देता हूं, नहीं तो आप बाद में फ्यूचर में बोलेंगे। ये हो गए 6, एक 7वां पॉइंट भी और एक 8वां पॉइंट भी। ये कस्टम से रिलेटेड पॉइंट है, पढ़ाऊंगा पर जब मैट रहेगी तब पढ़ाऊंगा, वहां चार्ट बनाऊंगा, अभी नहीं। ठीक है, ये 6
आपके खून में होने चाहिए, बाकी दो नॉलेज होनी चाहिए, याद रखना। ये 6 आपके खून में होने चाहिए, बाकी दो नेगेटिव लिस्ट में ऐड किया गया है, पर बेसिकली कस्टम से रिलेटेड है, तो उसमें कस्टम का नॉलेज की जरूरत होती है। ठीक है, कस्टम की नॉलेज होती है, तो वो हम वहां पे चार्ट बनाएंगे पढ़ते वक्त, थ्योरी लिखा रहेगा उसको मैं सिखा दूंगा कैसे। पर ये 6 फिक्स है, इन 6 को तो आपके खुद याद भी हो गया। एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को सर्विस दी, नेगेटिव लिस्ट। कोर्ट या ट्राइब्यूनल ने हमको सर्विस दी, फीस दिए, हमको सर्विस दी, नेगेटिव लिस्ट। अलविदा, नेगेटिव लिस्ट। एमपी एमएलए मेंबर ऑफ पंचायत म्यूनिसिपैलिटी दे, नेगेटिव लिस्ट। पीएम सीएम गवर्नर सीजीआई एजीआई सीएजी दे, नेगेटिव लिस्ट। यूपीएससी एसएससी या आईएमए के आप डायरेक्टर या चेयरपर्सन के रूप में दे रहे हैं, नेगेटिव लिस्ट। प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं तो इमोर को अगर लैंड करें तो नेगेटिव, बिल्डिंग में देखना है कंसीडरेशन रिसीव्ड इन पार्ट और इन फुल बिफोर कंस्ट्रक्शन, बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तो फिर वो सर्विस है, नहीं तो नेगेटिव लिस्ट। एक्शनेबल क्लेम कहां 5 हुए, 3 4 5 6 हो गए। एक्शनेबल क्लेम नेगेटिव 6 हो गए ना बेटा। 1 2, बाप रे बाप, ये लोग तो खतरनाक लोग है भाई ना, रिक्स नहीं लेंगे। 1 2 3 4 5 6। नहीं अली ना, इन लोग के सब पंगा लेके फायदा नहीं है, लोग बहुत डेंजरस लोग हैं, इनसे में जल्दी पंगा नहीं है। एक्सेप्टेबल क्लेम मतलब होता है जिसके अगेंस्ट आप एक्शन ले सकते हो। जैसे मेरे पास रूबल आए, रूबल ने कहा भैया मुझे 2 लाख रुपया देंगे, मैंने कहा अच्छा सिक्योरिटी दो, मैंने उससे कहा सिक्योरिटी तो नहीं है, लग जाएगा सर, ठीक है। उसके बाद मेरे पास अलीना आई, भैया 2 लाख रुपया देंगे, अलीना बेटा सिक्योरिटी दोगी, नहीं सर सिक्योरिटी कहाँ से लाऊं, स्टूडेंट हूँ, मैंने कहा ठीक है ले जा, 2 लाख रुपया ले जा। अब अनसिक्योर्ड डेप्ट, अब अलीना पैसे वापस नहीं की तो मैं अब अनसिक्योर्ड डेप्ट है, सिक्योर्ड होता तो लफड़ा नहीं था, अनसिक्योर्ड डेप्ट, अब मैं एक्शन ले सकता हूँ ना अलीना के खिलाफ, दैट इज कॉल्ड एक्शनेबल क्लेम। टिल नाउ सेक्शन 7 में कोई दिक्कत हो तो बोलो, ये सेक्शन 7 था आपका अभी तक। क्या था ये सेक्शन 7, क्या था आपका सेक्शन 7, 7(1)(a)। देखो अब याद हो रहा है कि नहीं ये बताओ, बिना पढ़े आपको याद हो रहा है कि नहीं। 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए एचटीडी बिल आ रही है बी प्लस सी, इंपोर्ट ऑफ सर्विस 1 लीव सी, आरबीआई पीए रिलेटिव एंड डिस्टिंक्ट पर्सन में सप्लाई हो तो वो भी सप्लाई है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर रिलेटिव एंड डिस्टिंक्ट पर्सन इन फॉर बिजनेस वो भी सप्लाई है, परमानेंट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वो भी सप्लाई है, सब कुछ सप्लाई है। फिर अब चलेंगे क्लासिफिकेशन में, जहां पे पारा 1 पारा 2 पारा 3 पारा 4 पारा 5 पारा 6 पारा 7 दिया गया है। पहला पारा 4 गुड्स के लिए है, फिर पारा नंबर 5 पूरा का पूरा सर्विस के लिए है, पारा नंबर 6 में आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट और रेस्टोरेंट की बात की गई है, पारा नंबर 7 में अनइनकॉर्पोरेट एसोसिएशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की बात की गई है। फिर सेक्शन हम चले गए 7(2) में, नेगेटिव लिस्ट में 6 पॉइंट दिए गए। देख अशोक, याद हो आ रहा है, सॉरी समझ आ रहा है, इज नॉट इम्पोर्टेंट। डीटी के बाद तुम जीटी के 50 क्लास के बाद अगर तुम इन सब चीजों को जीएसटी को अगर तुम ये कहते हो समझ आ रहा है तो फिर बेकार, तब तो बेकार है बेटा। ये तो क्योंकि देखो डीटी जब आप करके आते हो ना, अचानक अगर आप जीएसटी स्टार्ट करते हो ना तो अलग चीज होता है। जब डीटी आप उस कॉम्प्लिकेशन से निकल के आ जाते हो, वहां पे आपको टैक्स समझ में आ चुका होता है, अगर आ रहा हो तो तब जीएसटी लगता है तो ये लगता है मैंने पतझड़ में अच्छी खुशबूदार हवा का आना, तो खुशबूदार हवा है, पढ़ रहे हो याद होते हुए चला, अच्छा ये ऐसे चल रहा है बस।
समझा मैं? ये चीज याद रखना। मतलब जीएसटी के लिए सिंपल लॉजिक है, क्लास खत्म जीएसटी खत्म, क्लास खत्म जीएसटी खत्म, क्लास खत्म जीएसटी खत्म, ऐसा होना चाहिए। फिर समझ में आया तो बाकी लोगों की, तो फिर दादा से जीएसटी क्यों पढ़ रहे हैं? ज्यादा बोल दिया मैं, सॉरी। चलिए नेक्स्ट। कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। रितांशी तुम हो? आदित्य कहाँ है? हाँ? ओ सीनियर ने बोला मैं जॉल हूँ, आया ठीक है, मैं जब मैथ पढ़ाऊंगा ना तब बोलता हूँ। हाँ, ध्यान से सुनना। आह, अभी शिवम ऐसा लगता है रिकॉर्डेड देख रहा हूँ, तो बेटा क्लास बंद करो, रिकॉर्डेड देख लो। तो लाइव में क्या टाइम वेस्ट कर रहा है? कल क्लास अपलोड हो जाएगी, कल देख लियो। है, कल देख लियो बेटा, जब छोड़िए अभी देखना कुछ भी है, कुछ भी। मैं कहा था, मैंने तुम लोग को एक बात कही थी, इतना मुझे टीस मत करना कि एक दिन मैं अपने आप को खुद, तुम लोगों ने कब परेशान नहीं किया मुझे, और आज परेशानी का आलम ये देखो। मैं बड़ा खुशी खुशी से पढ़ा रहा था, बहुत खुशी से पढ़ा रहा था, एक दिन भी क्लास मस्त से होके पढ़ा रहा। हम्म, मस्त होके पढ़ा रहा था ना। कभी तुमको कितनी भी तकलीफ हुई हो, बीमार रहा, एक एक महीने बीमार रहा, फिर भी मैं आता था क्लास में, मस्त होके पढ़ाता था। और अभी देखो, मैं एकदम चंगा हूँ। देख रहे हो ना? फिर भी ये भैया, ये तो नॉर्मल बात है ना। गर्लफ्रेंड को भी तुम बार बार अगर टीज करोगे, उसको दुत्कारोगे, उसको इग्नोर करोगे, तो छोड़ के भागेगी ना एक दिन। बस वही हालत है। चलो निकिता, चलो। एक दिन हमारे विशाल भाई, विशाल गुप्ता जी पहुंच गए गांव से, गांव में रहते थे, एक दिन पहुंच गए कहां पे, होटल। होटल वो भी कहीं गए नहीं, 5 स्टार में चले गए, सीधा जेडब्ल्यू मेरियट में चले। जेडब्ल्यू मेरिट पे रिसेप्शन में गए, रूम भाड़े पे मिलेगा। जैसे ही उसने बोला रूम भाड़े पे मिलेगा, तो मेरिट वाला समझ गए पहली बार आया। उसने भी प्यार से हिंदी में कहा, हाँ सर मिलेगा। कितना भाड़ा है? बोला सर टैक्स लेके 10,000 रुपये। अच्छा, बहुत सस्ता है जी, हमारे गांव में तो 15,000 रुपये महीना में होता है, यहाँ पे 10 ही हजार रुपया। सर ये ये एक दिन का भाड़ा है। हम बोल रहे हैं एक दिन का 10,000 है, एक दिन का 10,000 रुपया भाड़ा। मेरे कलेजे में दर्द हो गया, हार्ट अटैक आ जाएगा। फिर महीने मैंने, तो देखो ऑफर देगा वो, जी इस 10,000 में एक दिन का भाड़ा प्लस सुबह का ब्रेकफास्ट भी है, 5 स्टार होटल आपको एकोमोडेशन भी दे रहा है,
5 स्टार होटल आपको एकोमोडेशन भी दे रहा है, एकोमोडेशन की सर्विस, साथ में आपको रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट भी दे रहा है, रेस्टोरेंट सर्विस, तो दो सर्विस हुई ना। हाँ, अभी मैं गया था वंदे भारत पूरी, ठीक, आराम से बैठा बैठा, थोड़ी देर बाद ही चाय आ गई, तो मैंने पूछ लिया भाई कितना, पूछ लेने में बुराई नहीं होती ना। बोला नहीं सर फ्री है। ठीक है, चाय साथ में, बहुत अच्छी बात, चाय आई, चाय पिए, फिर थोड़ी देर बाद नाश्ता भी आया। उसने आके पूछा वेज वेज नॉन वेज, तो वेज, मैंने कहा वेज, ठीक है भाई, नाश्ता भी दे दिया। उसके बाद करते करते पहुंच गए। आते वक्त तो और मजा आया, आते वक्त तो पहले सूप आया, उसके बाद तुरंत थोड़ी देर बाद खाना भी आ गया, लंच का टाइम था तो लंच भी आ, मस्त खाना था। उसके बाद शाम के समय तो जो नाश्ता है वो क्या ही कहने, ठीक है ना, सैंडविच उनविच सब कुछ। पर प्रॉब्लम ये, मैं ब्रेड खाता नहीं हूँ, ठीक है, मीठा मैं खाता नहीं हूँ, ज्यादा नहीं खाता हूँ, और वो कचौड़ी थी तेल का, मैं खाता नहीं हूँ। तो मेरे लिए तो नाश्ता, उसमें खाली जो पीनट्स है वो अच्छे थे, वो खाया। मैं बता रहा, सब कुछ तो उसके भीतर था, यानी कि कैटरिंग की सर्विस भी रेलवे के कंपार्टमेंट में मुझे मिल रही थी। तो रेलवे मुझे दो तरीके की सर्विस दे रहा था, एक तो वो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहा है, और उसके बैठे बैठे उसमें उसने कैटरिंग की सर्विस भी दे दी मुझे। हाँ सर, बात तो सही है। तो कौन सी सर्विस है, दो दो सर्विस साथ में चल रही है। और सबसे बड़ी बात है, कैटरिंग का रेट है 18, ट्रांसपोर्टेशन का रेट है 12। अब मुद्दा क्या लगाऊं, एकोमोडेशन का रेट है 12, रेस्टोरेंट की सर्विस 5 स्टार होटल में 28% के ऊपर चार्ज होती है, टेंशन किस रेट पे लगाऊं। तब इन्हीं सब चीजों को दूर करने के लिए दोस्त निकाला गया सेक्शन नंबर 8। देखो क्या बोला, टू और मोर taxable two or more taxable services, सर्विसेज के बोले, सॉरी सॉरी, टू और मोर taxable supplies, two or more taxable supplies of goods or services, or both गुड्स प्लस सर्विस, या सर्विस प्लस सर्विस, ठीक है ना। तो आ गया टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई गुड्स और सर्विस, और बोथ इन कंजंक्शन, साथ साथ, एंड इन कंटिन्यूएशन, उसके बाद, इन कंजंक्शन एंड इन कंटिन्यूएशन। अच्छा, कंजंक्शन मतलब साथ साथ, कंटिन्यूएशन मतलब उसके बाद, इन कंजंक्शन कंटिन्यूएशन, इन कंजंक्शन एंड कंटिन्यूएशन, which are naturally bundled, नेचुरली ये साथ में मिलती है, नेचुरली बंडल। आप ट्रेन में जाके नाश्ता करने के लिए नहीं जाओगे कि मैं नाश्ता करके उतर जाऊं, ऐसा नहीं होता है, नेचुरली बंडल, ठीक है सर, विच आर नेचुरली बंडल, इसको हम बोलते हैं कंपोजिट सप्लाई। कौन सी सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई। अब कंपोजिट सप्लाई में सबसे बड़ी बात तो आती है, कौन सी रेट लेंगे, क्योंकि दो तीन सर्विसेज का अलग अलग रेट होगा, अलग अलग रेट होगा ना। तो बोलता है प्रिंसिपल सप्लाई, रेट किसकी लेंगे, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल सप्लाई। तो जब मैं ट्रेन में वंदे भारत में गया, तो प्रिंसिपल सप्लाई नाश्ता था या वो ट्रैवलिंग था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। होटल में रहने गया, साथ में नाश्ता फ्री मिला, तो क्या था, एकोमोडेशन। तो उसमें प्रिंसिपल सप्लाई की रेट को ही हम फॉलो करेंगे, अगर वो मिक्स सप्लाई है तो। क्या है, मिक्स सप्लाई है, सॉरी कंपोजिट सप्लाई है तो।
two or more taxable supply in two or more taxable supply of goods or services both in conjunction and continuation which are naturally बंडल उसे बोलेंगे कंपोजिट सप्लाई। इसमें दो तीन तरीके की सप्लाई हो जिसका रेट अलग अलग हो, तो हमको प्रिंसिपल सप्लाई ढूंढनी है। और प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है या एकोमोडेशन है, तो उसको देखेंगे। वो रेस्टोरेंट वाले की रेट नहीं देखेंगे और कैटरिंग की रेट नहीं देखेंगे। कोई डाउट है तो पूछ लेना। क्लियर हो गया? इधर टू और मोर सप्लाईज, दोनों वर्ड में क्या डिफरेंस है? पहली लाइन में डिफरेंस बताओ तो रिटर्न से। पहले लाइन निकिता बता तो बेटा, वंदु बता, योगी बता, पहला दो लाइन में डिफरेंस बता लेना। अशोक सयान दोनों सप्लाई को ध्यान से देखोगे अभी, टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई, यहां पे जो कॉम्बिनेशन बनाया है उन लोगों ने ना, इस कॉम्बिनेशन में ये जो सप्लाई है दोनों टैक्सेबल होगी। ये कॉम्बिनेशन दो टैक्सेबल सप्लाई का है ना? देखो यहां पे केवल टू और मोर सप्लाई की बात की गई है, टू और मोर सप्लाई, यानी कि इसमें एग्जम्प्ट वाली भी हो सकती है। तीन सप्लाई चार सप्लाई साथ में, उसमें एक एग्जम्प्ट है बाकी टैक्सेबल है। पर रूल है ना, गेहूं के साथ घुन भी पिसा जाता है, गेहूं के साथ घुन भी पिसा जाता है। तो क्या होता है, दो तीन सप्लाई आप दे रहे हैं, उसमें से एक एग्जम्प्ट है और दो टैक्सेबल है, या दो टैक्सेबल है, ऐसा भी हो सकता है। पर यहां तो टैक्सेबल का ही कॉम्बिनेशन, यहां पे ऐसा कुछ है। तो अब देखो, टू और मोर सप्लाई गुड्स और सर्विसेज, टू और मोर सप्लाई गुड्स और सर्विसेज, और बोथ इन कंजंक्शन, कंजंक्शन साथ साथ, और इन कंटिन्यूएशन उसके बाद, बट which are not naturally bundled, नेचुरली बंडल नहीं, तो उसे अपने बोलते हैं मिक्स्ड सप्लाई। क्या बोलेंगे? मिक्स सप्लाई। यहां पे रेट क्या लगेगी, बहुत बड़ा पॉइंट है। हाईएस्ट रेट, समझे? बहुत बड़ी चीज सिखाता हूं, ध्यान से देखो। जैसे अभी
1 जनवरी आ रहा है, तो लोग कई सारे गिफ्ट की तैयारी करते हैं। तो आप अचानक एक मिठाई की दुकान में पहुंचे, भिकाराम चांदमल, हल्दीराम भुजिया वाला, बीका जी। वहां बीका जी में पहुंचे तो आपने देखा दुकान में जैसे कि, तो वहां पे ऐसा कुछ बना हुआ था, गोल रंग का कंटेनर था। उस गोल रंग के कंटेनर में आपने देखा एप्पल थी एक। अच्छा। फ्रूट जूस था। एक सुंदर सी पैकेट थी। सुंदर सी पैकेट थी। ठीक है। उसके बाद इसमें क्या था? काजू बर्फी थी। ठीक। एक कैन था। इसके भीतर क्या थे? रसोगुल्ला थे। ये भी हो सकता है। ये तो है क्या ये सब चीज? ध्यान से देखो। एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, ऐसा कई सारा पैक बना होता है। ठीक? ये है ग्रीन एप्पल। क्या है ये? ग्रीन एप्पल। ये है फ्रूट जूस। ये है काजू बर्फी। ये है अब स्वीट्स, और कोई स्वीट्स होगा। ये भुजिया। ये ड्राई फ्रूट्स। ये रसगुल्ला। दुकानदार ने ये पूरा का पूरा जो प्राइसिंग रखा, 5,100 रुपया रखा। ठीक। विच आर नॉट नेचुरली बंडल। ऐड कर लो। एंड सोल्ड फॉर सिंगल प्राइस। और ये सारी चीजें सिंगल प्राइस पे एक बार में बेची जाती है। सिंगल प्राइस का कॉन्सेप्ट है। ग्रीन एप्पल जो है ना, वो एग्जेम्प्ट है, नेचुरल है, एग्जेम्प्ट है। भुजिया के ऊपर 12% है, फ्रूट जूस के ऊपर 18% है, काजू बर्फी पे 12% है, स्वीट्स के ऊपर 5% है, रसगुल्ला के ऊपर 5% है, ड्राई फ्रूट्स के ऊपर 12% है। ये जितने भी आइटम आप देख रहे हो, इनको सबको आप अलग अलग बेच सकते हो। एप्पल भी अलग से बिकता है, ड्राई फ्रूट्स भी अलग से बिकता है, फ्रूट जूस भी अलग से बिकता है, काजू बर्फी बिकती है, स्वीट्स बिकता है, भुजिया बिकता है। पर दुकानदार ने इन सबको मिला के एक पैक बना लिया। इस पूरे पैक में कुछ ऐसे सप्लाई है, सबका रेट अलग अलग है, पर प्राइसिंग क्या है? सिंगल प्राइसिंग है। ये नेचुरली बंडल नहीं है। क्यों नहीं नेचुरल बंडल? सब अलग अलग बिकती है। आपने तो जोर जबरदस्ती बंडल बनाई, तो सबका अपना अपना अलग अलग मार्केट है। यानी कि ये नहीं कि नेचुरली बंडल है, पर आपने इसे बंडल बना लिया। तो इसके ऊपर किस रेट से लगेगा? पूरा के पूरा 18% पे लगेगा, क्योंकि हाईएस्ट रेट बोला, हाईएस्ट इसका है।
गेहूं के साथ घुन भी पिसा जाता है। देखो, ग्रीन एप्पल एग्जेक्ट होने के बावजूद भी प्राइसिंग के भीतर आ गई। नेचुरली बंडल नहीं, पर सब अलग अलग बिकता है, और आपने इसको बंडल बना लिया जो नेचुरल नहीं है, सिंगल प्राइस पे बेचो, हाईएस्ट रेट लगेगी। मुझे नहीं लगता आज के बाद ये तुम भूलोगे। इतना कलरफुल मैंने इसको बना दिया है, भूलने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि भूल जाओगे तो मैं क्या करूंगा बताओ। मजा आया। आज खाने पीने की सही बोला, आज खाने पीने की बात ही हो रही है। किसी ने ग्रुप में अपने सी वाले ग्रुप में लिखा है, सी वाला ग्रुप है टेलीग्राम में, किसी ने एफएमबीबी सेट से लिया है क्या? मैं तो अभी लेक्चर के बाद शादी में खूब जम के खाएगा, तो आज काजू बर्फी भी खा लेना मेरी तरफ से, ठीक है ना? चले आगे बढ़े, आइए। तो आप एक चीज को सोचिएगा, आप कैसे जा रहे हो ये समझ रहे हो? देखो, आपने क्या देखा? आपने सप्लाई देखा, एक एक सेक्शन देखा आपने। आपने कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई देखा, एक एक सेक्शन देखा। अब आप जा रहे हो चार्जेबिलिटी की तरफ। वाह, अरेस्ट। मस्त कलरफुल नोट्स बन गया। अभी एक डिब्बा में लेके आएगा, फिर अपने लोग खाएंगे। अभी हम लोग के लिए डिब्बा में लेके आएगा। सेक्शन 9, चार्जेबिलिटी। सेक्शन 9, चार्जेबिलिटी हो गई। 9 subsection 1, 9 subsection 2, 9 subsection 3, 9 subsection 4। ठीक है। 9 subsection 1, फॉरवर्ड चार्ज। 9 subsection 2, 5 petroleum product। 9 subsection 3, reverse charge। 9 subsection 4, reverse charge। फॉरवर्ड चार्ज का मतलब सप्लायर इज लाइबल टू पे जीएसटी। किसको? टू गवर्नमेंट को। जनरल तो यही है ना, सप्लायर तो जी, गवर्नमेंट किसका कॉलर पकड़ेगी? सप्लायर का। वो अलग बात है, वो इंसिडेंस ऑफ ड्यूटी, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर जीएसटी लेगा, फिर एचयूएल किससे लेगा? अभी से लेगा, अभी किससे लेगा? युगंधर से लेगा, युगंधर उससे लेगा। तो पूरा का पूरा जीएसटी तो किसके ऊपर चलता है? फॉरवर्ड चार्ज पे चलता है। हाँ सर, फॉरवर्ड चार्ज।
फॉरवर्ड चार्ज का मतलब ये सप्लायर इज लायबल टू पे जीएसटी, यही है नॉर्मल। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट मैंने इसीलिए पहली क्लास में लिखाया था, तो मैंने क्या लिखाया था 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए? अभी नहीं मेरे भाई, थोड़ी देर के बाद तुम आना। अच्छा, रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज का मतलब हो गया recipient is liable to pay जीएसटी। रिवर्स, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, रिवर्स। फॉरवर्ड का मतलब सप्लायर देगा, पर कुछ ऐसा घटना घटेगी जहां रिवर्स हो जाएगा, यानी कि अब सीधा रिसिपेंट का कॉलर पकड़ेगी सरकार। कभी रिसिपेंट का कॉलर थोड़ी पकड़ती है, पर कुछ जगह वो रिसिपेंट का पकड़ेगी। तो रिसिपेंट इज लायबल टू पे जीएसटी टू गवर्नमेंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, इसको हम लोग अपनी भाषा में आरसीएम भी बोलते हैं, आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। 9 सबसेक्शन 3, रिसिपेंट इज लायबल टू पे जीएसटी टू गवर्नमेंट। यहां पे गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ गुड्स और सर्विसेज बताइए, कुछ गुड्स और कुछ सर्विसेज का नाम बता दिया जहां पे ये आरसीएम लगेगा। गुड्स आपके सिलेबस में नहीं है, सर्विस आपको पढ़नी है। रिसिपेंट इज लायबल टू पे जीएसटी डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, तो गुड्स और सर्विस बता दिए गवर्नमेंट, गुड्स आपके सिलेबस में नहीं है, सीए में ही नहीं है ना, फाइनल में है ना, इंटर में है, कहीं नहीं है, सर्विसेज है, ठीक है ना, उसको पढ़नी पड़ेगी। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक बोला जाए कि हॉट टॉपिक एबीसी एनालिसिस किया जाए, तो एबीसी एनालिसिस के ए पार्ट में आरसीएम आपके ऑलवेज इंपॉर्टेंट है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बंदना, आर रिवर्स, सी चार्ज, एम मैकेनिज्म, इसको भी हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब रूल, कौन जीएसटी देगा, सप्लायर। आरसीएम कुछ गुड्स और सर्विसेज ऐसी है जहां पे सरकार ने कहा है कि रिसिपेंट डायरेक्टली देगा। अब 9(4) भी रिवर्स चार्ज है, ध्यान से देखना। रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन परचेज गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। यहां पे रजिस्टर्ड पर्सन कौन है, रिसिपेंट। अनरजिस्टर्ड पर्सन कौन है, सप्लाई। और अनरजिस्टर्ड पर्सन तो इनवॉइस इनवॉइस नहीं, वो तो अनरजिस्टर्ड है ना। तो रजिस्टर्ड पर्सन परचेज गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो रजिस्टर्ड पर्सन इज लायबल टू पे। आगे आरसीएम, बोलो आया आरसीएम, बोलो आरसीएम आया, एकदम आया सर। लास्ट टाइम ने बहुत अच्छे से नोट्स बनाए थे, संजीवनी में इतने अच्छे अच्छे नोट्स बना के दिया था ना बच्चों को, वही बात है, लोगों के दिमाग में रहता है, क्या कर सकते हैं। कितना हो गया, ये हो गया 9 सबसेक्शन 5, 9 सबसेक्शन 5, ये है स्पेसिफिक सर्विसेज। कौन सी सर्विस, स्पेसिफिक, गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक सर्विस निकाली, एच ए टी, टोपी, एच ए टी, ए एच फॉर हाउसकीपिंग, जैसे अर्बन क्लैप, फोन करोगे, ऐप बेस है ना, फोन करोगे प्लम्बर आ जाएगा। ए एकोमोडेशन, जैसे एमएमटी है, मेक माई ट्रिप है, ठीक है। टी
ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि ओला और उबर की बात की गई है। और अब तो इसमें और भी कुछ एडिशन हो गए हैं, स्विगी एंड जोमेटो को भी डाल दिया गया है। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता ये इको है सारे का सारा? क्या लग रहा है, इको लग रहा है कि नहीं? इको, ई कॉमर्स ऑपरेटर, यानी कि ये इको कौन सा इको, जो स्पेसिफिक सर्विस दे रहा है। कौन कौन? हैट, हैट में हाउस कीपिंग आ गया, ए फॉर एकोमोडेशन आ गया, टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन आ गया। और स्विगी जोमेटो भी तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ही है। तो ये 9 सबसेक्शन 5 स्पेसिफिकली बनाया गया इको के लिए। इको की स्पेसिफिक सर्विस को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। और ये दिखने में जितना आसान लग रहा है ना कि इसमें कौन देगा, इसमें अब ये नहीं पता कौन देगा। तो इसको आपको समझना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के पॉइंट के साथ। ये बहुत स्पेसिफिक है और मैं इसको 5 स्टार में देता हूं। मैं इसको क्या करता हूं, 5 स्टार की कैटेगरी में डालता हूं। ये ऑलवेज 5 स्टार कैटेगरी का क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कई लोग क्या करते हैं ना, पढ़ लेते। तो मैं आपको और एक चीज, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी, एच ए को अलग से ट्रीट करना है, टी को अलग से ट्रीट करना है। लोग सोचते तीनों का ट्रीटमेंट एक ही है। लोगों के मन में है कि तीनों का ट्रीटमेंट एक है, पर तीनों का ट्रीटमेंट एक नहीं है, तीनों अलग अलग दूरी से चलते हैं। तो आरसीएम का मतलब लोग क्या समझ लेते हैं कि हाउस कीपिंग में हाउस कीपिंग जीएसटी देगा, एको ना 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 ना, इसमें बहुत कहानियां है। ये पूरा का पूरा बड़ा को रिलेटेड विद सेक्शन 24 के साथ को रिलेट करके सेक्शन को बनाया गया है। तो ये है, हाँ, ऑनलाइन वाले टोपी पहना है, इसका नाम मैंने रखा हैट। ठीक है, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा। अभी से बता देता हूं, जो अभी मैं लिखाऊंगा वही फुल एंड फाइनल होगा। आगे मैट में पढ़ना नहीं है उसको, वहां कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो लिखाऊंगा पूरा एक्सप्लेन करके लिखाऊंगा, पूरा चार्ट बना के कि ओला ओवर के लिए क्या ट्रीटमेंट है, हाउस कीपिंग जो प्लम्बर अर्बन क्लैब के लिए क्या ट्रीटमेंट है, मेक माई ट्रिप के लिए क्या ट्रीटमेंट है, स्विगी एंड जोमेटो के लिए क्या ट्रीटमेंट है। 8 बज गए, आधे घंटे बाद अपने मिलेंगे। और अपने ग्रुप में जो है, टेलीग्राम ग्रुप में रिप्लाई कर देना। किसी ने पूछा है, कोई रिप्लाई नहीं करता है, सबसे बड़ी बात यही होती है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।